हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतर टॉपिक सेबी। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 का ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम बेहतर तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करें इससे पहले मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, हमने इससे पहले गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं देख लिया है और उससे पहले हमने वाणिज्यिक बैंकों को देखा था। तो ये बैंक वाला जो पोर्शन है हमारा, जो एमपीपीएससी के हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस में है, इनको हम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। और इसके साथ ही यदि आप देखोगे तो हमने पूरी क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो सारी क्लास जो है यूट्यूब पर डाल रखी है, आप देख लीजिएगा। वहां पर हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 को समग्रता के साथ कंप्लीट किया है। ठीक है, इसी क्रम में अब जो है हम सेबी को यहाँ पर अच्छे से देखेंगे। सेबी को शुरू करते हैं दोस्तों एक बेहतर तरीके से। पहले आप ये बात समझिएगा सेबी है क्यों। देखो दोस्तों, आपने शेयर मार्केट नाम सुना होगा। ठीक है, अब शेयर मार्केट में बहुत सारा जो है कारोबार हो रहा है वहां पर, और इस पूरे कारोबार का देख रेख कौन करेगा? एक किसी संस्था या किसी भी बैंक या किसी भी माध्यम से उसको जो है हमें मॉनिटरिंग तो उसकी करनी पड़ेगी। जो लोग निवेश कर रहे हैं उन लोगों को भी एक भरोसा तो दिलाना पड़ेगा कि एक उनके पीछे एक बड़ी जो है संस्था है, या एक बड़ा सा जो है कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन ले लो जो उनकी मदद कर रहा है। तो ऐसा यदि किसी इन्वेस्टर के मन में भरोसा रहेगा तो ही वह अच्छे से क्या कर पाएगा, निवेश कर पाएगा। तो ऐसे निवेशकों के संरक्षण को ध्यान में रखकर ही इस महत्वपूर्ण संस्था का गठन किया गया है। ठीक है, और ये संस्था है हमारी कौन सी? सेबी। सेबी को अच्छे से समझते हैं दोस्तों। पहले तो इसका फुल फॉर्म समझिएगा, यहाँ पर भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। पहले इसका फुल फॉर्म याद रखो दोस्तों, क्या है? देखो फुल फॉर्म में क्या है, भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड। और सेबी क्या करती है, जितना भी हमारा शेयर बाजार में जो मार्केट चल रहा है, कारोबार जो चल रहा है, उस पूरे कारोबार को संरक्षण प्रदान करती है। जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स जो है, यदि निवेश कर रहे हैं तो वे सोचते हैं कि उन लोगों को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया जा रहा है? सेबी के द्वारा। सेबी दोस्तों प्रारंभिक रूप से एक गैर वैधानिक संस्था के रूप में इसका गठन किया गया था, लेकिन बाद में फिर 1992 में एक एक्ट आया और उसके तहत फिर इसको क्या है, वैधानिक दर्जा दे दिया गया। सारी कहानी इसके आगे समझेंगे। चलो समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर फुल फॉर्म सेबी का क्या है दोस्तों? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। फिर इसकी स्थापना देखिए 12 अप्रैल 1988 में सरकार द्वारा एक कानून पास करके इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को सरकार द्वारा अध्यादेश लाकर इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, मतलब 1992 में सेबी को क्या मिला दोस्तों? वैधानिक दर्जा। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर देखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना इंपोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 12 अप्रैल 1988 को। ठीक है, ये दो तीन बात इंपोर्टेंट है। फिर समझते दोस्तों इसकी देय राशि कितनी है। तो इसकी देय राशि है 50 करोड़, 50 करोड़ रुपए। ठीक है, 50 करोड़ रुपए इसकी देय राशि है, जो इसके प्रवर्तक या जो इसके प्रमोटर्स रहेंगे, जैसे कौन कौन? आईडीबीआई, आईएफसीआई तथा आईसीआईसीआई द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। मतलब इसके प्रमोटर्स या प्रवर्तक बैंक कौन है? पहली बात ये भी याद रखो कि जो सेबी है इसके प्रवर्तक बैंक कौन है दोस्तों? आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई। ठीक है, ये इसके क्या है? प्रवर्तक बैंक है, प्रमोटर्स है। और कितनी है राशि? 50 करोड़ रुपए, ये इसकी देय राशि है। ठीक है, इसके माध्यम से जो है ये उपलब्ध करवाएगा 50 करोड़ रुपए तक की राशि। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आगे, मुख्यालय क्या है दोस्तों इसका? मुंबई। सेबी का मुख्यालय क्या है? मुंबई है, ध्यान रखिएगा। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988। दोनों बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय की अगर बात करें तो उत्तरी दिल्ली में, फिर है दोस्तों पूर्वी क्षेत्र में कोलकाता, चेन्नई जो है दक्षिण में, और अहमदाबाद जो है पश्चिम में। मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों क्षेत्र में जो है इसके क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है देश में। तो यहाँ पर इस बात से इसका इंपोर्टेंस हमें अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, कि देश के चारों कोनों में जो इंपोर्टेंट शहर है, उन सारे शहरों में इसका क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया है। ठीक है, नोट एक बात समझिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश विशेष के संदर्भ में तो पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के साथ एक सेबी का स्थानीय कार्यालय है जो इंदौर में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश विशेष में अगर आप देखोगे, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के साथ एक सेबी का स्थानीय कार्यालय कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, अब इसकी संरचना को अच्छे से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर संरचना से भी प्रश्न बन सकता है। संरचना में इसका एक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं तथा 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी संरचना है जिसमें एक अध्यक्ष होंगे, 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और 4 अंशकालिक सदस्य होंगे।
आपको ये बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों। देखो इसके अध्यक्ष याद रखिएगा, पूछा जा सकता है माधवी बुच, है ना, सुश्री माधवी बुच, ये नाम याद रखना आप, ये जो है इनके वर्तमान में अध्यक्ष है। ठीक है, तो एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक सदस्य, ये इसकी संरचना है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों सेबी के कार्य की। सेबी के कार्य यहाँ पर हम अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, सेबी जो है यह शेयर बाजार में चलने वाले वृहद कारोबार को नियंत्रित और विनियमित करता है। इसके लिए निर्धारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य। पहली बात तो जो भी शेयर बाजार में जो कारोबार चल रहा है उस सारे कारोबार को ये क्या करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है और विनियमित करता है। दोनों बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके कार्यों को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है दोस्तों प्रतिभूति बाजार। प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों का संरक्षण तथा प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से विनियमित और विकसित करना। सबसे पहले प्रतिभूति बाजार समझो। प्रतिभूति बाजार समझे उससे पहले प्रतिभूति समझिएगा। प्रतिभूति क्या है दोस्तों, तो प्रतिभूति एक प्रकार का क्या है, वित्तीय साधन है, जिससे हम क्या करते हैं, अपना जो है वित्तीय गतिविधियों का संचालन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिभूति जो है एक वित्तीय साधन है, और ये प्रतिभूति बाजार जो है इसमें क्या है, इस बाजार में प्रतिभूति का क्या है, आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रतिभूति बाजार है इसके लिए क्या करता है, जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स है, उनके हितों का संरक्षण करता है तथा प्रतिभूति बाजार को उचित उपायों के माध्यम से संचालित करता है। ठीक है, चलो स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन भी कौन करता है, सेबी करता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आगे स्टॉक ब्रोकर्स। देखो ये टर्म आपको समझ में नहीं आएगी, पहले इनको एक बार देख लेते हैं फिर सारी बातें समझाऊंगा। स्टॉक ब्रोकर्स, फिर आएगा सब ब्रोकर, फिर शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये तो आप जानते हो। ट्रस्टीज, ये भी जानते होंगे। मर्चेंट बैंकर्स, अंडर राइटर्स, है ना, पोर्टफोलियो मैनेजर आदि के कार्यों का नियमन करना तथा उन्हें पंजीकृत करना। तो ये जितने भी जो है बड़े बड़े नाम आपके सामने, भारी भारी नाम है, इन सभी भारी नाम को क्या करता है, इनके कार्यों का नियमन करता है और इन्हें पंजीकृत करता है। सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर्स की बात करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक ब्रोकर्स क्या करेगा, ब्रोकर्स का काम क्या है, दलाली करना, है ना। तो ये स्टॉक ब्रोकर जो है ये क्या करेगा, प्रतिभूतियों का एक शुल्क के बजाय, शुल्क रहेगा, उस शुल्क के बजाय ये क्या करेगा, शुल्क के बदले प्रतिभूतियों का आदान प्रदान करने का काम करवाएगा। कौन, स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, इतनी बात आपको इसके संदर्भ में समझ में आई होगी। ये करता क्या है, ये स्टॉक ब्रोकर जो है ये प्रतिभूतियों का आदान प्रदान करेगा, किसके बदले में, एक शुल्क के बदले में। ठीक है, दूसरा है दोस्तों सब ब्रोकर्स। सब ब्रोकर्स क्या होता है, एक होते हैं ब्रोकर्स दलाल और एक होते हैं सब ब्रोकर्स मतलब उप दलाल। थोड़ा सा इसको हिंदी में समझिएगा, उप दलाल। अब उप दलाल क्या करेगा, जो मुख्य रूप से जो दलाल है और जो निवेशक है, इन दोनों के बीच ये कड़ी का काम करेगा। मतलब जो है, जो व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आना चाहता है, जो सदस्य जो है वो जो है उसके और जो दलाल है उन दोनों के मध्य जो है ये क्या करेगा, एक कड़ी के रूप में काम करेगा और प्रतिभूतियों का आदान प्रदान करेगा। कौन करेगा दोस्तों, सब ब्रोकर्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें निवेशक जो रहता है, इन्वेस्टर, और जो दलाल, इन दोनों के मध्य जो है प्रतिभूति क्या करेगा, आदान प्रदान करवाने का काम करवाएगा। शेयर ट्रांसफर एजेंट, ये तो शेयर का जो है ट्रांसफर करने वाला एजेंट रहेगा। ट्रस्टीज, ट्रस्टीज मतलब ये है दोस्तों कि जो व्यक्ति है थर्ड पार्टी के लिए अपनी संपत्ति को क्या कर रखता है, सुरक्षित रखता है, वही हमारा ट्रस्टीज कहलाएगा। मर्चेंट बैंकर्स, ये नाम आपने सुना होगा। मर्चेंट बैंकर जो है ये क्या करेंगे, ये परामर्श प्रदान करते हैं। जैसे आप मतलब बाजार में आप नए नए हो, आपको कुछ आइडिया है नहीं, तो आप जो है बाजार की गतिविधियों से किस तरह रूबरू होंगे, आप किसे कैसे समझोगे, कहाँ आप इन्वेस्ट करोगे, इन सारी बातों को जो है समझाने का काम करता है, परामर्श करने का काम करता है मर्चेंट बैंकर्स। ये इनका काम है, ये परामर्श करते हैं कि किस तरह व्यापार करना है। ठीक है, चलो ये बात भी समझ में आई होगी। अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स मतलब ये है दोस्तों, इससे सीधा सीधा समझो कि जो बीच में पैसे खाने वाले होते हैं वो है ये अंडर राइटर्स। समझ गए हो ना। जैसे अंडर राइटर्स में क्या होगा, जैसे दो लोगों के बीच में, जब बीच में कोई एक व्यक्ति रहता है और वो क्या है, खुद जो है अपना फायदा देखता है और पैसे खुद जो खाता है, वही हमारा अंडर राइटर्स कहलाता है। पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर एक बड़ी बात है, ये समझना दोस्तों। इसमें क्या है, ये जिम्मेदारी लेता है उन संस्थानों की या उन कंपनियों की जो क्या है, निवेश करेंगे। ठीक है,
तो ये जो है पोर्टफोलियो मैनेजर कहलाता है। तो इन सारे लोगों के कार्यों का क्या करता है, नियमन करता है और इन्हें पंजीकृत करने का काम करता है कौन, हमारा सेबी। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारी टर्म्स आपको अच्छे से आई होप समझ में आई होगी। म्यूचुअल फंड की सामूहिक निवेश योजनाओं को पंजीकृत करना तथा उनका नियमन करना, ये भी इसका प्रमुख कार्य है। प्रतिभूतियों के बाजारों से संबंधित अनुचित व्यापार व्यवहारों को समाप्त करना, इसके लिए दंड भी दे सकता है। यदि आप देखोगे प्रतिभूतियों को लेकर कोई भी ऐसा मसला हो रहा है तो ऐसे में इसको दंड देने का भी क्या है, अधिकार है। ठीक है, चलो, प्रतिभूति बाजार से जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना तथा निवेशकों को प्रोत्साहित करना ताकि ज्यादा से ज्यादा वो यहाँ पर निवेश करें। ठीक है, प्रतिभूतियों की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना। अब ये इनसाइड ट्रेडिंग क्या होता है ये समझिएगा दोस्तों। जो प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग है, इससे समझिएगा ये क्या होता है, एक अच्छा टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों कि जो सार्वजनिक रूप से जो प्रतिभूतियां हैं जिनका आदान प्रदान होना चाहिए, उनका आदान प्रदान तो होता है लेकिन अंदरूनी रूप से होता है। मतलब इनको सार्वजनिक किए बिना ही वो अंदर अंदर जो है उनकी ट्रेंडिंग शुरू हो जाती है, मतलब उनका जो है आदान प्रदान प्रतिभूतियों का होना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी यदि कुछ बात गतिविधियां चल रही है तो ऐसी गतिविधियों पर ये क्या करेगा, रोक लगाने का काम करेगा कौन, सेबी। ठीक है, शेयर बाजार में गड़बड़ियों के दोषियों को अधिक कठोर सजा के लिए सेबी संशोधन अधिनियम 2002 जो कि 19 अक्टूबर 2002 से लागू हुआ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि यदि कोई गड़बड़ी करते हुए दोषी ठहराया गया तो उसके लिए जो है ये कठोर सजा के लिए भी ये इसके पास इतनी शक्ति है कि ये इसको कठोर सजा के लिए भी उनको उनके लिए जो है प्रावधान कर सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये लागू कब हुआ, 29 अक्टूबर 2002 से। चलो, सेबी द्वारा 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि सेबी जो है ये जुर्माना भी लगा सकता है दोस्तों। और कितने करोड़ तक का, तो 25 करोड़ रुपए तक का जो है सेबी जो है जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो, अब यहाँ कुछ बातें हैं, इनको देख लेते हैं। पहले ये इसके दिशा निर्देश दिए गए थे और उनमें कुछ संशोधन हुआ। ये बात समझिएगा कि सेबी द्वारा 17 जनवरी 2013 को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ESOS तथा एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम ESPS, इन दोनों में क्या किया गया, संशोधन किया गया। कब दोस्तों, 17 जनवरी 2013 को। और इसके तहत कंपनियों को अपने कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी सेबी को देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना, 2013 में ये संशोधन हुआ था। अब इसके कार्यों में वृद्धि हेतु एक और ये काम किया गया है, इसे भी समझिएगा कि सेबी की शक्तियों में वृद्धि। देखो, सेबी की शक्तियों में वृद्धि के लिए राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई 2013 को एक अध्यादेश जारी किया गया था जिसे मंत्रिमंडल ने 17 जुलाई 2013 को मंजूरी दी। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, दोनों बात एक ही है, ये थोड़ा अपडेट है, ये पहले की जानकारी है। ठीक है, बस एक बार आपके नॉलेज में इसको रख लीजिएगा, ज्यादा इसमें इतना सोचने जैसी बात नहीं है। अब ये जो है अधिनियम है, इसमें एक संशोधन हुआ था 2004 में भी। इस संशोधन में क्या हुआ है इसे समझिएगा। इस संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 में संशोधन किया गया। इससे पहले जो एक्ट आया था उसमें इसमें जो है संशोधन किया गया 2014 में। और इसके अंतर्गत पहले से लागू विनिमय अधिनियम 1956 तथा डिपॉजिटरी अधिनियम 1996 के मूल प्रावधानों में संशोधन किया गया तथा उसमें नए प्रावधानों को जोड़ा गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस संशोधन के द्वारा सेबी को कंपनियों, चीट फंड योजनाओं संचालकों के कार्यालय परिसर आदि पर छापे मारने, संपत्ति तथा दस्तावेजों को जब्त करने का अधिकार भी दिया गया था। ठीक है, क्या है दोस्तों, देखो ये बात याद रखिएगा कि इस संशोधन के द्वारा सेबी को कंपनियों, चीट फंड योजना संचालकों के कार्यालय परिसर और इन स्थानों पर जो है छापा मारना तथा संपत्ति तथा दस्तावेजों को जब्त करने का भी अधिकार दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम में संशोधन करने के पश्चात। ठीक है, ये पावर दी गई किसको दोस्तों, सेबी को। आगे देखते हैं यहाँ पर, इसके बहुत सारे अधिनियम भी है दोस्तों, इसके बहुत सारे नियम भी है। पहले इसके सारे अधिनियम को एक बार देख लेते हैं, फिर इसके नियम पर बात करेंगे। देखो, सबसे पहले इसके अधिनियम में देखोगे आप तो यहाँ पर 1956 में इसका पहला अधिनियम है। ठीक है, प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम 1956, वित्त अधिनियम 2021, इसका 13 जो है ये दिया गया है और इसके द्वारा 1 अप्रैल 2021 से इसे
संशोधित किया गया है। ठीक है, दूसरा आया था 1992 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, वित्त अधिनियम 2021 यह 21 का 13 द्वारा 1 अप्रैल 2021 से संशोधित। ठीक है, चलो डिपॉजिटरी अधिनियम 1996, पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखना कि यह जो है एक्ट कब आया था, डिपॉजिटरी अधिनियम वाला 1996 में। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 द्वारा 1 अक्टूबर 2020 से संशोधित। चलो 2014 में दोस्तों प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम लाया गया, 2015 में वित्त अधिनियम, 2015 में फिर जो है वित्त अधिनियम के तहत अधिसूचना जारी की गई जिसमें एफएमसी का सेबी के साथ विलय कर दिया गया था। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो इसके अधिनियम से संबंधित थी। अब इसके जो नियम है इनको भी एक बार यहाँ पर देख लीजिए। देखो दोस्तों, नियम की अगर बात करें तो 1956 में पहला नियम जो है प्रतिभूति अनुबंध नियम 1986 इसका आया, जो कंपनी लॉ बोर्ड के संदर्भ में था। ठीक है, 1986 में फिर जो है प्रतिभूति अनुबंध जो है नियम 1986 आया, यह भी जो है कंपनी लॉ बोर्ड का संदर्भ इससे संबंधित था। ठीक है, 1992 जो है फिर जो है सेबी नियम 1992 आया, इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के नियम और शर्तें शामिल थे। ठीक है, फिर 1993 में आया सेबी नियम 1993, इसमें केंद्र सरकार से अपील के संदर्भ में यहाँ पर यह नियम बनाया गया था। और 1994 में सेबी नियम 1994 लाया गया जिसमें खातों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रपत्र जारी किया गया था। ठीक है, 1995 में दोस्तों सेबी अधिनियम जो है या सेबी नियम 1995 आया था और इसमें जांच आयोजित करने और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शामिल की गई थी और इसे अंतिम रूप से संशोधित किया गया था दोस्तों 31 दिसंबर 2021 को। ध्यान रखिएगा इस बात को। 1997 में फिर जो है प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण नियम जो है लाया गया 1997 में, और इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की सेवा तथा अन्य शर्तों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर वर्ष 2000 में भी जो है यह प्रतिभूति अनुबंध नियम 2000 आया और इसमें दोस्तों प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण में अपील से संबंधित बातों को शामिल किया गया। फिर जो है प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण वर्ष 2000 में आया, फिर डिपॉजिटरी नियम 2000 भी आया है, उधर 1996 अधिनियम है, यहाँ पर नियम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसी प्रकार 2003 में प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण जिसमें पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते और अन्य नियम और शर्तें शामिल थी। ठीक है, यह 2003 में आया था। 2004 में प्रतिभूति लेन देन कर नियम। ठीक है, फिर 2005 में प्रतिभूति अनुबंध जांच आयोजित करने और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया हेतु इसे लाया गया था और यह नियम 2005 में आया था जिसमें अंतिम रूप से संशोधन हुआ था 31 दिसंबर 2021 को। ठीक है, चलो ये स्लाइड बड़ी नहीं हुई है, इसको भी अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है आपका टॉपिक। इसमें अब देखना यहाँ पर दोस्तों आगे के जो नियम है इसको और हम एक बार देख लेते हैं क्या है। फिर 2005 क्या बता रहा है इसमें, 2005 है ना, 2005 में फिर जो है डिपॉजिटरी नियम 2005 आया जिसमें अंतिम रूप से 31 दिसंबर 2021 में इसको संशोधित किया गया और इसमें भी जांच आयोजित करने और जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शामिल की गई। फिर 2014 में कंपनी नियम आया और इसमें शेयर पूंजी और डिबेंचर से संबंधित यह नियम था। और 2014 में दोस्तों कंपनी नियम 2014, इसमें प्रोस्पेक्ट्स और प्रतिभूतियों का आवंटन शामिल था। ठीक है, 2014 में जो है यह नियम आया जिसमें वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें जारी करना, ये सारी बातें इसमें शामिल थी। और 2021 में सेबी नियम जो 2021 में आया था, ये इसमें वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है नियम से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक थोड़ा सा अपना यहाँ एक और बिंदु बच गया है जिसमें इससे संबंधित जो समितियां है ना दोस्तों, वहां से भी प्रश्न बन सकता है। इसके लिए कुछ समितियों का गठन भी किया गया है और इन समितियों में क्या क्या बात कही गई है और ये कब गठित की गई, इनको अच्छे से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 29 नवंबर 2023 को जो है टेक ओवर पैनल नाम की जो समिति गठित की गई थी। टेक ओवर पैनल जो है ये नवंबर, कब दोस्तों, नवंबर 2023 में गठित की गई है, ये ध्यान रखिए। दूसरा 24 अगस्त 2023 को वैकल्पिक निवेश नीति सलाहकार समिति, वैकल्पिक निवेश सलाहकार समिति जो है किससे संबंधित है, सेबी से संबंधित है, जो 2023 में गठित की गई थी। 25 मई 2023 को मध्यस्थ सलाहकार समिति का गठन किया गया था और 2 मई 2023 को दोस्तों अनुसंधान सलाहकार समिति का इसमें गठन हुआ है। ठीक है, चलो आगे दोस्तों 7 फरवरी 2023 को बाजार डेटा सलाहकार समिति जो है
इसका गठन किया गया है और ये सारी समितियां जो है सेबी से संबंधित है तथा सेबी में किस प्रकार से गुणवत्ता लाई जा सके इसके संदर्भ में जो है ये समितियां गठित की गई थी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, इसमें इतना सारा जो है ये मत देखिएगा दोस्तों, जो मेन मेन बातें हैं आप उनको अच्छे से समझिएगा। जिसमें सेबी जो है, सेबी की संरचना देख लीजिएगा, उसके बाद सेबी में जो है इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना, कब कोई अधिनियम आया था जब इसे वैधानिक दर्जा दिया गया, वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है, क्षेत्रीय कार्यालय इसके कहाँ कहाँ है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। इस प्रकार से आपसे सिंपल क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो सेबी को बेहतर तरीके से कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आगे हमसे इसी प्रकार जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।